हे सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 से जब हम 12th में जाते हैं तो मैथ्स का किस तरीके से हमें ध्यान रखना है एक 12th के प्रोस्पेक्टिव को लेकर के, क्योंकि अब हमें बोर्ड का एग्जाम देना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपका 11th का मैथ का एग्जाम भी बहुत अच्छे से गया होगा और आप 12th की एक नई शुरुआत करना चाहते हो। तो मैथ की किस तरीके से नई शुरुआत करें, हम किस तरीके से पहले से ही एक रिदम में ले चले और हमारी बुक कैसी होने वाली है, कितने चैप्टर होने वाले हैं, 11th में ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो कि 12th के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें पहले से ही उनको रिवाइज करके चलना है, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, 11th से जब हम 12th में जाएंगे तो 11th में हमारे पास एक बुक थी जिसके अंदर 15, किसी में 14 और किसी में 16 डिलीट के हिसाब से चैप्टर्स हुआ करते थे। पहले 16 हुआ करते थे, फिर 14 हो गए। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो 11th की मैथ्स की बुक थी उसके अंदर केवल एक बुक थी। अब 12th की मैथ्स की जो बुक है उसके अंदर दो बुक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो जब 11th में एक बुक थी वो तो हमसे हो नहीं पाती, अब 12th में दो बुक कैसे करेंगे। देखिए, 11th की जो मैथ की एक बुक थी उसमें चैप्टर ज्यादा थे एज कंपेयर टू 12th, यानी कि 12th में दो बुक है बट चैप्टर फिर भी एक कम है। बस होता ही है कि 12th में जो भी चैप्टर है वो थोड़े लेंथी होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा होते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके चलने हैं, फिर आपकी 12th बहुत अच्छे से होने वाली है। ठीक है, तो 12th में मैथ्स की दो बुक है, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 में टोटल 6 चैप्टर है, पार्ट 2 में टोटल 7 चैप्टर है। पार्ट 1 की अगर हम बात करें, जो 6 चैप्टर होने वाले हैं उनके नाम ये हैं। सबसे चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 सेट और चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन पढ़ा था, उन्हीं का ही अगर मैं कंबाइन बना दूं तो ये वो चैप्टर होने वाला है जिसमें पहला चैप्टर का नाम क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। फिर हम चैप्टर नंबर सेकंड की बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि क्लास 11th में जो चैप्टर नंबर 3 था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका एक एरिया जो था वो एरिया डिफाइन नहीं था, मतलब अनडिफाइंड एरिया था। तो उसी को ही अगर हम डिफाइन एरिया में अगर हम बात करें तो वो होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि वही ट्रिग्नोमेट्रिक आपकी यहां पर पूछी जाएगी। फिर चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 की बात करें, चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स, ये क्लास 12 के मोस्ट इजी चैप्टर होने वाले हैं पार्ट 1 के, जो आपको ऐसा फील कराएंगे हर बच्चे को कि हाँ हमें कुछ 12th में आता है। ठीक है, तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप शुरुआत करना चाहते हो क्लास 12 की, तो आप चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 से शुरुआत करना, ये मोस्ट इजी चैप्टर है। ठीक है, ये नए भी होने वाले। फिर चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो आपने क्लास 11th में लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ा था वही पूरा का पूरा उठ के आ गया, बट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट भी थोड़े ज्यादा है। ठीक है, तो वही चैप्टर जो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी था, लिमिट एंड डेरिवेटिव था, वो चैप्टर नंबर 5 बन गया है क्लास 12 के पार्ट 1 का, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, फिर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसी का एक पार्ट है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब ये है कि हमारा डेरिवेटिव का रियल लाइफ में क्या यूज है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर हम डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं अपने रियल लाइफ में। तो ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है 12th मैथ्स की बुक का। फिर हम पार्ट 2 की बात करें जिसके अंदर 7 चैप्टर होने वाले हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इंटीग्रल, ये इसका नाम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं और ये डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट है। बच्चों को अगर 12th में सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो इसी चैप्टर से है, और इसमें जितना करो उतना कम है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 सबसे ज्यादा डरावना चैप्टर है, ऐसे बच्चों के लिए माना जाता है, लेकिन मेरी मानो तो ये इजी चैप्टर है और आप बहुत अच्छे से इसको क्लियर भी कर लोगे। तो चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इंटीग्रल, फिर चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, वही इंटीग्रल का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज हो सकता है और ये किस काम में आता है वो हम चैप्टर नंबर 8 में सीखने वाले हैं। फिर चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव्स की कोई इक्वेशन है, इसे हमें जनरल फॉर्म में जाना है, इसका मतलब डेरिवेटिव होता है। ठीक है, डेरिवेटिव इक्वेशन होता है। ये जो चैप्टर है ये मिक्सचर है डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इंटीग्रल का, दोनों का मिक्सचर है चैप्टर नंबर 9। फिर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, ये एकदम नया होने वाला है अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो। अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो कॉमर्स के लिए भी दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन नया कॉमर्स वालों के लिए है, बट साइंस के लिए इजी चैप्टर है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 11 की बात करें जिसका नाम है थर्ड डायमेंशन यानी 3D, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था उसी का ही एक मेजर पार्ट है 3D, जहां पर हम वेक्टर की इक्वेशन सीखने वाले हैं। वेक्टर की इक्वेशन में मतलब लाइन की इक्वेशन दे रखी है जो वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में होगी, प्लेन की इक्वेशन होगी, ये सब चीजें हम, और उसके ऊपर बहुत सारी कंडीशन दे रखी है। ये भी चैप्टर आपके लिए न्यू होने वाला है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 12 की बात करें जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, ये चैप्टर नंबर क्लास 11 का ही चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। उसमें लीनियर इनइक्वालिटीज में केवल हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होता था और ग्राफ वाला जो पार्ट था वो ऑलमोस्ट डिलीट था इस साल के बैच के लिए और पिछले साल के बैच के लिए भी। लेकिन अगर हम बात करें लीनियर प्रोग्राम की तो क्लास 12th में इसमें हमें केवल और केवल ग्राफ प्लॉट करना है, उसकी शेडिंग करनी है, उसका एरिया निकालना है। तो इस तरीके से ये चैप्टर होने वाला है। फिर हम चैप्टर नंबर 13 की बात करें जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर जो है अभी तक का सबसे हटके चैप्टर होने वाला है आपका, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हमें करना तो वही है बट करने के कुछ कुछ तरीके बदल गए, यानी कि अब इनमें आ गए थ्योरम्स।
ठीक है, उन थ्योरम्स के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए चैलेंजिंग पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये है पार्ट 1 और पार्ट 2 ट्वेल्थ मैथ्स की बुक का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें, जो मैंने यहाँ पर ये जो साइन लगा रखे हैं टिक के, ये वो चैप्टर हैं जो कि कैलकुलस होने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक टोटल 5 चैप्टर है, जो 35 मार्क्स की वेटेज करते हैं, वेटेज घेरते हैं सीबीएसई बोर्ड में। तो बच्चों को जो डर लगता है जिस भी ग्रुप से, वो यही ग्रुप होने वाला जिसका नाम है कैलकुलस। ठीक है, तो इस पर आपको अगर कमांड बैठानी है तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको A+ अगर लाना है बोर्ड में मैथ्स में, यानी कि 90+ लाना है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपकी कैलकुलस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब हम बात करें फर्स्ट टर्म, प्री बोर्ड और फाइनल टर्म की। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपका सितंबर में होता है 12th मैथ्स का, जिसमें 1 से लेकर 9 चैप्टर, यानी कि ये पूरे 9 चैप्टर तक आपके फर्स्ट टर्म में पूछे जाते हैं। यानी कि सितंबर तक ही आपको कम से कम 9 चैप्टर तो क्लियर करके ही चलने हैं, जो कि बच्चों के ऑलमोस्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, मैं खुद भी नहीं करा पाता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा 7 चैप्टर यानी इंटीग्रल को टच कर पाता हूँ, उसका भी हाफ कर पाता हूँ। क्योंकि हमें बच्चों को एक तरीके से लेकर चलना पड़ता है, हमें शुरू से ही स्टार्टिंग से ही एनसीईआरटी के साथ साथ पीवाईक्यूज भी कराने पड़ते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, और हमें बच्चों को समझाना भी है। ठीक है, तरीके से चलना होता है, तो जरूरी हो जाता है कि आपको समझ के चलना, क्योंकि आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, आप फर्स्ट टर्म के लिए नहीं पढ़ रहे हो। तो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट से लेकर 9 तक चैप्टर्स आपके सितंबर में पूछे जाएंगे। फिर प्री बोर्ड होता है जिसमें पूरी बुक आएगी, ये दिसंबर में होता है। फिर फाइनल एग्जाम होता है मार्च में। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे मानना है कि आप 12th की जो प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके अंदर माइंडसेट होना चाहिए कि हम केवल और केवल बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं देखना है कि हमारे इतने चैप्टर हुए हैं, इतने नहीं हुए। हालांकि फाइनल तक सबके हो जाते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट अपना बहुत अच्छे से करके चलना है। इवन आप जेई का आगे का टारगेट रखते हो, तब भी आपको ये ध्यान में रखनी है, ये बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अगर आपको एनसीईआरटी में प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग और बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी कमांड बैठानी है, तो आपको 12th में सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, ये बोर्ड प्रेप है। एनसीईआरटी आपको मतलब ऐसी रटी होनी चाहिए कि मैं बताऊं कि मतलब जैसे क्वेश्चन देखते ही आप ये बता दो कि ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से, और अगर पेज नंबर बता दो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपके सबसे पहले एनसीईआरटी बहुत अच्छे से क्लियर और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई ये इस कॉन्सेप्ट से होने वाला है, ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मतलब एकदम पकड़ बनानी चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से होती है, देन आप पीवाईक्यूज लगा लीजिए, जो भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इससे 10 साल पुराने, 15 साल पुराने, वो सारे क्वेश्चन लगा लीजिए। जब आपकी इनमें भी बहुत अच्छी कमांड हो जाती है, तो सीबीएसई हर साल एक सैंपल पेपर अनाउंस करता है, आप उसको प्रेप कर लीजिए बहुत अच्छे से। ठीक है, कम से कम 3-4 सैंपल पेपर आप अच्छे से कर लीजिए, उस पर अच्छे से कमांड बैठा लीजिए। जब आपके तीनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हो जाते हैं, तो अब हर साल सीबीएसई एक सपोर्ट मटेरियल रिलीज करती है, जो कि आपके स्कूल से ही मिलती है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में सब में मिलती है, तो आप उसमें कमांड बैठा लीजिए। जब आपके ये सब आपके बहुत अच्छे से हो जाते हैं, तो समझ लीजिए आप बोर्ड के लिए तैयार हो गए। तो इस तरीके से आपको 12th बोर्ड की मैथ्स की अपनी प्रिपरेशन करनी है। इसी यूट्यूब चैनल पर मैं 12th का पूरा कोर्स डालूंगा, जो कि बाय वन आपके धीरे धीरे होते रहेंगे। इंट्रोडक्शन भी आएगा, पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर आपके पास एक्सरसाइज आएगी, उसको करने के तरीके क्या है, पूरे कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन, हर चीज कैसे आ रही है, वो सारी चीजें मैं इसी यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दूंगा क्लास 12th की, वो यहाँ पे अपलोड होने वाली है।